नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के ताजा हालातों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारियां साझा की है। बातचीत में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ है। हालांकि आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने इस बीच वाटर सिग्नेचर मिलान की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया। देखिए, इसको कोई केदारनाथ कोई बद्रीनाथ, तो केदारनाथ की अलग ये थी, बद्रीनाथ की बिल्कुल डिफरेंट ये थी। यहाँ के आकलन के बाद हम उसके पश्चात निर्णय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को राहत पैकेज दें, तो उसे कंपेयर करना ठीक नहीं है। वहाँ के लोगों की डिमांड है, आज वार्ता विफल। हाँ नहीं, उनकी डिमांड उनकी भी सुनी जाएगी। उनका जो डिमांड है, उनकी जो बातें हैं वो रखेंगे और उसके बाद सहमति से निर्णय होगा। आज बात हुई थी जिलाधिकारी से, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम बात कर रहे हैं लोगों से, सहमति बना रहे हैं, सहमति बनेगी उसके बाद हम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। उत्तराखंड पुलिस की साइबर सेल और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी गिरोह के साथ मिलकर 15 ऐप्स के माध्यम से 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इस मामले में 5 चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। उत्तराखंड पुलिस इस संबंध में विदेश मंत्रालय से बात करेगी। बता दें कि गिरोह लोगों को अधिक ब्याज लोन दिलाने के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। गिरफ्तार आरोपी कई बार चीन भी गया है कि यह गिरोह कमीशन के लिए भारत के नागरिकों के माध्यम से कॉल सेंटर के जरिए फोन पर धमकाया करता था। कि नॉर्मल एसएमएस के माध्यम से आपको ऐप का लिंक भेज देते हैं, तो आप लोग, आपके पास मैसेज आता है कि सस्ते लोन के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए। जब व्यक्ति जो है वो उस पर लिंक पर क्लिक करता है और वहां रजिस्टर करता है, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आपसे मतलब लोन की डिमांड भी नहीं करता, केवल रजिस्टर किया है और पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद में प्रोसेसिंग फी और अन्य फीस के नाम पर वो वसूली स्टार्ट कर देते हैं। तो जब व्यक्ति नहीं दे पाता है, उसको रीपे नहीं कर पाता है, तो उसके बाद हैरेसमेंट स्टार्ट होता है। तो एक अभियुक्त जो है इस पूरे उसका मास्टरमाइंड अंकुर ढींगरा, ये जो है इसको है, ये दिल्ली का निवासी मोहन गांधी, इसको हमारी एसटीएफ ने और साइबर थाने ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। और इसमें इसके 5 सहयोगी सामने आए हैं जो चीनी नागरिक हैं, उनके नाम हमारे पास सामने आए हैं। गिरफ्तारी अभी हमने की। उत्तराखंड एसटीएफ ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से रजिस्टर्ड 2 फर्जी बीएएमएस डॉक्टरों समेत फर्जी डिग्री बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोनों अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे, जिसमें से एक डॉक्टर रायपुर तो दूसरा डॉक्टर प्रेमनगर में अपना क्लिनिक चला रहा था, जहां एक फर्जी डॉक्टर 12वीं पास और दूसरा बीएससी पास है। इसी के साथ फर्जी डिग्री तैयार करने वाले बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां अब एसटीएफ ने 36 फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित किया है। कि कुछ डॉक्टर्स द्वारा फर्जी तरीके से डिग्री बनाई गई है और उस डिग्री के आधार पर इनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो उस संबंध में जब जांच की गई तो प्रारंभिक जांच में कुछ 36 ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आइडेंटिफाई हुए जिनकी डिग्री के संबंध में ज्ञात हुआ कि इनकी डिग्रियां फर्जी हैं। तो उसमें हमने कल एक बड़ी कार्यवाही की है और बड़ी कामयाबी हमको हासिल हुई है। इसमें जो 2 डॉक्टर्स थे जिनकी फर्जी डिग्री थी, उनको अरेस्ट किया गया है। उस आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मौन उपवास पर बैठे हैं। हरीश रावत के इस मौन उपवास के दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल और कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहे।
बता दें कि हरीश रावत ने जोशीमठ में तोड़े जा रहे भवनों का वन टाइम सेटलमेंट की मांग को लेकर मौन उपवास किया। उपवास रखकर हरीश रावत ने जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। साथ ही हरीश रावत का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए राज्य सरकार जोशीमठ में भवन तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मौन उपवास और जोशीमठ को लेकर जताई जा रही चिंता को सियासी ड्रामा करार दिया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि हरीश रावत जोशीमठ के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर और क्षेत्र में सर्वे का काम किया जा रहा है और अधिकारी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सीएम धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और खुद मौके पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को आश्वस्त भी किया है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही कहना चाहते हैं कि जब सन 1976 में जब मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस समय उनकी सरकार थी और उन्होंने उस विषय को लेकर उस विषय को लेकर उन्होंने उस समय सचेत क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं अपने समय में काम किया, क्यों नहीं कार्रवाई की। लेकिन आज केवल खाली राजनीति करने के उद्देश्य से वहां पर स्थानीय लोगों को भड़काने का प्रयास करना ये ठीक नहीं है। देखिए, जोशीमठ में बड़ी खतरनाक स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है और लोग जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनके घर संपत्तियां नष्ट हो रही हैं और आप जो है उनको क्या मुआवजा देंगे, कहाँ बसाएंगे? उनको सहानुभूति को देने के बजाय और उनके घर तोड़ने के लिए वो करके बुलडोजर लेकर के हाजिर हो जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई तुमको दिया क्या जाएगा, तुम कैसे बसोगे, तुम्हारी आगे जिंदगी कैसे कटेगी। तो ये जो असंवेदनशीलता है सरकार की, उसके विरोध में हमने ये मौन उपवास रखा था। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी के 18,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन में पूरे प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है और मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से समाज में अतुलनीय योगदान दिए जाने वाले लोगों को डीलिट की उपाधि भी दी जाती है। इस बार 3 लोगों की उपाधि दी गई है। इसके अलावा 28 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को डिग्री दी जा रही है। 3 मानद उपाधि श्री कल्याण सिंह रावत जो पद्मश्री हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में महती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उनको दी जा रही है। श्रीमती बसंती देवी। आज दीक्षांत समारोह यहाँ पर है, जिसमें माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। मैं भी दीक्षांत समारोह में ही शामिल होने के लिए आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल साहब को आना था, अभी तक मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर मौसम ठीक हुआ तो वो भी यहाँ पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और सभी अपने जितने भी कार्य परिषद के लोग हैं, यहाँ के बच्चे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका दीक्षांत समारोह हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है और हजारों बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि अब जो डिग्री डिजी लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएंगी। पिछले सालों की तरह इस साल भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैटिक की 214वीं जयंती मनाई गई, जिसमें वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गतौड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जयंती कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों ने भी भाग लिया। डायहोएंसो ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जेपी वशिष्ठ ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अन्य प्रदेशों के जैसे उत्तराखंड में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलनी चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कैलाश गतौड़ी ने कहा
किस तरह का मामला उनके संज्ञान में आया है, वे मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को प्रमुखता से रखेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उत्तराखंड में भी मान्यता दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर उषा चौधरी ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सदस्य रामनगर से आए जफर सैफी ने किया। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और वास्तव में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद से इसका संबंध है और निश्चित तौर पर इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। आज जैसी मंशा आप सारे डॉक्टर्स ने आकर के यहाँ जताई है, मैं ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के प्रति, अपने जनों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। निश्चित तौर पर इस पर अच्छे से विचार करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। देखिए, संदेश को तो मैंने अभी भी ऑडियंस और हमारे इलेक्ट्रो प्रैक्टिशनर्स के बीच में साफ साफ बता दिया है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में सरकारों ने मेडिकल काउंसिल बोर्ड बनाकर इलेक्ट्रो प्रैक्टिशनर्स को कई सरकारी विभागों में नौकरियां प्रदान की हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आईडीसी बोर्ड के माध्यम से पूरे राष्ट्र में 2009 में राज्य सरकार द्वारा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा व्यवसाय के लिए शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्ण मान्यता देते हुए सरकारी सेवाओं में भी प्रतिभाग करने का अवसर दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हमारा जो है निवेदन है, आग्रह है राज्य सरकार से कि राज्य में डॉक्टरों के अभाव को, कमी को देखते हुए हमें भी पूर्ण मान्यता देते हुए समायोजित करने का कार्य। रुड़की की समाज सेविका आशु रावत किन्नर ने अपने चेले माही शर्मा के साथ कुष्ठ आश्रम पहुंचकर गर्म कंबल वितरित किए, जहां लोग कड़कड़ाती से ठंड में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं किन्नर समाज भी गरीबों की मदद करने में किसी से पीछे नहीं है। आपको बता दें कि रुड़की किन्नरों के डेरे से सेविका आशु रावत किन्नर ने अपने चेले माही शर्मा के साथ कुष्ठ आश्रम पहुंचकर सैकड़ों लोगों को गर्म कंबल बांटे। कुष्ठ आश्रम के लोगों ने भी सेविका आशु रावत किन्नर का आभार व्यक्त किया। कुष्ठ आश्रम के लोगों ने कहा कि आशु रावत किन्नर समय समय पर हम लोगों की मदद करती रहती है। इस दौरान सेविका आशु रावत किन्नर ने बताया कि रुड़की सोलानी शमशान घाट में 1 वर्ष पहले गंगा माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसका 1 वर्ष पूरा होने पर हजारों लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आज मैं अपने साकेत में कुष्ठ आश्रम में आई हूँ। मेरे जितने भी भाई मेरी बहन है, सबको जैसे कि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना, इस करके ठंड के लिए बचाव के लिए जो तो खैर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि बिल्कुल ठंड से बचा सकूं। जो मेरे से होते है श्रद्धा से मैं आज इनके लिए कंबल लेके आई हूँ सबके लिए, और कंबल सबको जितने मेरे कुष्ठ आश्रम में मेरे जितने भी भाई मेरी बहन है, सब भाई बहन ही है मेरे, सबको कंबल बांटने आई हूँ यहाँ पर। हाँ जी। अभी 1 जनवरी को पिछले साल मैंने नववर्ष पे अपना माता रानी की स्थापना जो मूर्ति करवाई थी पिछले साल। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, आप सब हमारे आश्रम में आए, जैसे हमारे हमारे कुछ आश्रम में आए, बहन जी की सब आए, कंबल दिए, है ना। मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ, आश्रमवासी सब है नी। अच्छा, और मीडिया वालों को भी धन्यवाद है जो आप हमारे बीच में आए, इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया, सब भाई बहन को हमारे कंबल दिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसको। हाँ जी, बहुत खुशी मिली। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रेय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी
एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निःशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निःशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, विकासनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रभारी और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अतुल रावत जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए और कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आपको बता दें कि 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के तहत ब्लॉक स्तर पर सभी मतदान केंद्रों को कवर करते हुए पदयात्राओं का आयोजन करने के साथ ही गांव-गांव में झंडारोहण और कार्यकर्ताओं की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जो एआईसीसी का सर्कुलर जारी हुआ है उस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में भी 26 तारीख से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 26 तारीख से इसी हॉल से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे हैं। हरीश रावत जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार के अब तक के कदम के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सांकेतिक उपवास पर बैठे। इस दौरान उनके साथ पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व विधायक मनोज रावत समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में बिना मुआवजे के ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जोशीमठ के 2 होटलों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जोशीमठ के कई और घर भी इसके लिए चिन्हित किए गए। आगे कहा कि पहले सरकार को आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए, पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। कि मठ में बड़ी खतरनाक स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है और लोग जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनके घर संपत्तियां नष्ट हो रही हैं और आप जो है उनको क्या मुआवजा देंगे, कहाँ बसाएंगे? उनको सहानुभूति को देने के बजाय और उनके घर तोड़ने के लिए उठ करके बुलडोजर लेकर के हाजिर हो जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई तुमको दिया क्या जाएगा। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते हमारा एक काम है कि हम लोगों की बातों को वहां तक पहुंचाएं। सरकार सुन नहीं रही है तो धक्का मुक्की हुई। सर, लगातार सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कोई राजनीति नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि बांटकर उस पर कांग्रेस का हाथ का निशान चिपकाओ, ये कह रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 13 जनवरी को सचिवालय में मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है।
इसके साथ ही प्राधिकरण को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों में बसे गांव और कस्बों का नए सिरे से सर्वे कराए जाने को लेकर भी निर्णय लिया जाना है। जोशीमठ मामले पर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब इस मामले में जल्द ही राज्य सरकार ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाने पर भी फैसला किया। 13 जनवरी को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में जोशीमठ को लेकर कुछ जरूरी निर्णय लिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स और आपदा प्रभावितों को लेकर कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सरकार जोशीमठ के सभी प्रभावित परिवारों को किसी अन्य जगह पर पुनर्वास करने का रोडमैप बना चुकी है। लिहाजा पुनर्वास के प्रावधानों में भी कुछ बदलाव किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। उधर ऋषिकेश पुलिस ने बाइक चोर कर उसके पार्ट्स बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई बाइक का चेसिस और इंजन बरामद किया गया। बाइक के ज्यादातर पार्ट्स आरोपी खोलकर बेच चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि चंद्रेश्वर नगर में रहने वाले रोहित की बाइक 30 दिसंबर की रात चोरी हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी की धरपकड़ शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर स्थित एक घर के अंदर छिपे बैठे चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम सचिन राजभर और पीयूष चावला है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने रुपए के लालच में बाइक चोरी करने का जुर्म कबूल किया। पुलिस से बचने के लिए बाइक के पार्ट्स खोलकर बेचने की बात भी उन्होंने बताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भूधसाव में राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कई मंत्री और विधानसभा सदस्यों के भी राहत कोष में वेतन देने की संभावना बढ़ गई। आपको बता दें कि भूधसाव की चपेट में आए जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जोशीमठ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जोशीमठ आपदा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। माहरा ने कहा कि सरकार के मंत्री जोशीमठ पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर से हॉलीडे मनाकर वापस आ रही है, जबकि सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मंत्रिमंडल की सदस्य टीम बनाकर जोशीमठ में कैंप करना चाहिए था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा ने कहा कि अभी का समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, यह समय मिलकर काम करने का है। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप बिल्कुल निराधार है। बीजेपी सरकार लगातार मौके का मुआयना कर रही है, साथ ही साथ लोगों से संवेदना के आधार पर जुड़ी हुई भी है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजा है। साथ ही मुआवजे भी लगातार देने का काम किया जा रहा है। जो अमूमन देखने को पहले से आता था कि अगर कोई घटना घटती थी, मंत्री और विधायक वहां प्रवास करते थे और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन ये भी नहीं देखने को आ रहा है। न कैबिनेट बैठक हो रही है, न मंत्री वहां प्रवास कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री 3 घंटे वहां रह के सीधे वापस आ गए और वहां के प्रभारी मंत्री भी 2-3 घंटे वहां रह के हेलीकॉप्टर से गए और हेलीकॉप्टर से वापस आ गए। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। धर्म के नाम से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पे एकदम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, जो अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैसे तो यह वक्त आरोप प्रत्यारोप का कदापि नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है कांग्रेस। उनको आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ बचता भी इस समय नहीं है, क्योंकि जनता तो ऑलरेडी उनको नकार चुकी है। और बात रही सरकार के काम की, तो जोशीमठ में जब से ये मामला सामने आया है, सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ
चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पूरी गंभीरता के साथ हम वहां के स्थायी हल की ओर हम लोग आगे बढ़। हरिद्वार को लेकर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर देर रात मॉकड्रिल का आयोजन किया। गंगा आरती के समय इस मॉकड्रिल में पुलिस और होटलों को शामिल किया गया। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है और इसी को लेकर इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अचानक गंगा आरती के समय मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना के बाद पुलिस का रिएक्शन टाइम अधिकारियों ने चेक किया। अधिकारियों के अनुसार लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जहां मालवीय घाट पर हड़कंप मच गया, वहीं मौके पर पहुंची टीम ने पूरी व्यवस्था संभाली। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओसीटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थे। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एक सघन चेकिंग के लिए होटल ढाबे की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। पूरे देहात क्षेत्र में और सिटी क्षेत्र में ये अभियान 26 जनवरी और अल्मोड़ा के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है, जिससे दावानल से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होती है और फायर सीजन के शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन जंगल अभी से आग की चपेट में आ गया है। वहीं विभागीय अधिकारी इस सीजन में बारिश नहीं होने के कारण जंगलों में आग लगने का हवाला दे रहे हैं। लगभग 3 महीने हो गए हैं और मध्य हिमालय क्षेत्र में बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। मौसम बहुत ही सूखा है, जिस कारण से वन क्षेत्रों में तथा वन पंचायतों में भी और खेतों में भी सूखी घास बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके न कटने के कारण वो एक फ्यूल का कार्य कर रही है। तो छोटी छोटी घटनाएं अल्मोड़ा जनपद में भी हो रही हैं, जिसमें कि लोगों के खेतों की आग या फिर छोटी सी आग भी बड़ा रूप ले रही है। इसको लेकर वन विभाग वर्तमान में गांव वालों के सहयोग से जहां भी ऐसी घटना की सूचना आ रही है, अपने जो भी उधर प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया। बता दें कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पास कराकर राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी। वहीं राज्य भवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण भी कराया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को असली अमली जामा धामी सरकार ने पहनाया है। हालांकि नित्यानंद स्वामी सरकार में महिलाओं को आरक्षण मिल गया था, लेकिन वैधानिक रूप से इसको मंजूरी अब मिली है। देखिए, आप जानते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर धर्मांतरण को लेकर हमारी विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया था और सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा थी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाओं का उत्तराखंड आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। और मैं तो पिछली बार भी कहा था, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ये बात तो ठीक है कि मैंने तो चूंकि सदन में भी बोला था कि ये तो कह सकते हैं कि महिला आरक्षण पहले मिल गया था नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में और उसके बाद भी, लेकिन उसको उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट कलिंगा ट्रॉफी 2023 जीतकर राज्य का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इस खुशी में टीम के वापस लौटने पर त्रिवेणी घाट पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और दिव्यांग पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल की ओर से रखा गया। त्रिवेणी घाट पर आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री भगतराम कोठारी, समाजसेवी डॉक्टर राजेश सिंह नेगी, पूर्व प्रधानाचार्य डीपीएस रावत और नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा गोयल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान कार्यक्रम में विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का सम्मान रखा गया था, जो उड़ीसा में फर्स्ट पोजीशन पे आई है और हमारे उत्तराखंड के लिए ट्रॉफी लेकर आई है। उनका सम्मान समारोह था और इस सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व भगतराम कोठारी जी और हमारे
विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर राजन नेगी जी, आदरणीय रावल जी और डीपीएस रावल जी और समाज के सभी वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद थे। उड़ीसा में 2, 3, 4 नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था जिसमें उड़ीसा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें हमारी 4 स्टेट की टीम थी, उड़ीसा, केरला और उत्तराखंड और दिल्ली। तो लीग मैच में भी हमारा दिल्ली के साथ मैच हुआ, जिसमें हमारे 2 मैच लीग के और एक सेमीफाइनल में हमने दिल्ली को हार किया। उसके बाद फाइनल भी दिल्ली आई, क्योंकि पॉइंट सिस्टम के हिसाब से दिल्ली उनसे आगे थी, तो फाइनल में हमारे साथ फिर से दोबारा आई और उसमें भी हमने दिल्ली को 14.3 ओवर में जो 150 का उन्होंने टारगेट दिया था वो हमने आसानी से 2 विकेट पे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।